दोनों बहनों ने बड़ी मेहनत से पैसे जोड़े, थोड़ा थोड़ा करके बचत की और आखिरकार एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। उन्हें लगा अब जिंदगी आराम से और खुशियों के साथ शुरू होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस घर के लिए उन्होंने इतना सब किया, वही घर असल में मनहूस था। कुछ तो गड़बड़ थी वहां। शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद जू ही ऊपर वाले घर से आने वाली अजीब आवाजों से परेशान हो गई। दिन रात वही खटखट घिसटने जैसी आवाज। उसका दिमाग खराब होने लगा। उसने सोचा थोड़ा जुगाड़ करते हैं, तो उसने छत पर स्पंज चिपकाने शुरू किए ताकि आवाज कम हो जाए। लेकिन जैसे ही वो काम खत्म करने वाली थी, फिर से वही तेज चुभने वाली आवाज ऊपर से गूंज उठी। अब जूही का सब्र टूट गया। उसने तुरंत अपना कैमकॉर्डर उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, सोचते हुए कि ये वीडियो सबूत बन जाएगा जब वो ऊपर वालों से बात करेगी। तभी अचानक बालकनी की तरफ से अजीब सी घिसटने की आवाज आने लगी। इतने में फोन बज उठा। उसने कैजुअली कैमकॉर्डर टेबल पर रख दिया, जो सीधा बालकनी की तरफ रिकॉर्ड कर रहा था, और फोन उठाया। लेकिन फोन के दूसरी तरफ कोई बोल ही नहीं रहा था, बस सन्नाटा। तभी ऊपर से जोरदार धमाका हुआ और एकदम से घर की लाइट चली गई। जूं ही घबरा गई। समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। लेकिन कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऊपर से आवाजें फिर शुरू हो गईं। अब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तय किया कि अब वो ऊपर जाकर सीधा बात करेगी। लेकिन उसे क्या पता था, उसी वक्त बालकनी में किसी औरत की परछाई खड़ी थी और वही डरावनी घिसटने की आवाज फिर से सुनाई दी। और बस उसी पल जूही गायब हो गई। 4 दिन बाद जब जूही ऑफिस नहीं पहुंची, तो कंपनी वालों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने उसकी बहन जू यंग से संपर्क किया। जू यंग पिछले कुछ समय से ओवरटाइम की वजह से कंपनी के हॉस्टल में रह रही थी, इसलिए उसकी अपनी बहन से ठीक से बात भी नहीं हो पा रही थी। जब वो घर लौटी तो दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ था, घर के अंदर शोर मत करो। ये देखकर ही उसे थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा कि हॉल पूरी तरह बिखरा पड़ा है और जूही का कमरा तो जैसे किसी ने तहस नहस कर दिया हो। ये सब देखकर जू यंग को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपनी बहन को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। तभी उसे याद आया कि जूही हमेशा ऊपर से आने वाली आवाजों की शिकायत करती थी। लेकिन जू यंग को खुद सुनने में दिक्कत थी। बिना हियरिंग एड के उसे कुछ सुनाई नहीं देता था, इसलिए वो कभी समझ ही नहीं पाई कि जूही कितनी परेशान थी। उल्टा उसने तो ये तक कह दिया था कि अब घर ले ही लिया है तो जैसे भी हो एडजस्ट करो। उस दिन जूही चुप हो गई थी, बिल्कुल चुप। अब जू यंग को शक होने लगा कि उसकी बहन के गायब होने का कनेक्शन इन्हीं आवाजों से है। सच्चाई जानने के लिए वो जूही के ऑफिस गई और उसके सबसे करीबी दोस्त कीहून से बात की। कीहून ने बताया, जब भी मैं जूही से फोन पर बात करता था, वो हमेशा पूछती थी कि क्या मुझे कोई अजीब आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन सच बताऊं, मुझे तो कभी कुछ सुनाई ही नहीं दिया। बाद में जू यंग घर वापस आई और उसे अपनी बहन का फोन मिला, लेकिन फोन पूरी तरह बंद था, बैटरी भी खत्म। ये बात उसे बहुत अजीब लगी, क्योंकि जूही तो अपना फोन हमेशा साथ लेकर चलती थी। कहीं भी जाती फोन हाथ से नहीं छोड़ती थी। लेकिन इस बार फोन घर पर ही पड़ा था। जूयंग ने सोचा, पहले इसे चार्ज करते हैं, शायद इसमें कोई सुराग मिल जाए। जैसे ही वो नीचे झुककर फर्श से चार्जिंग केबल उठाने लगी, उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़े एक बड़े सड़े गले से दाग पर पड़ी, जैसे किसी चीज में फफूंदी लग गई हो। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। उसने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से जवाब आया। नीचे 504 में रहने वाला आदमी था और वो सिर्फ ये कहने आया था कि शोर मत करो। जूयंग ने समझाने की कोशिश की, पिछले कुछ दिनों से तो घर में कोई था ही नहीं, हम लोग कैसे शोर कर सकते हैं? लेकिन वो आदमी सुनने को तैयार ही नहीं था। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने गुस्से में धमकी दी, अगर आवाज बंद नहीं हुई तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। इतना बोलकर वो चला गया। उसके जाते ही जूयंग ने देखा, गलियारे के आखिर में एक लंबी बालों वाली औरत खड़ी थी, बिल्कुल चुप,
बिना हिले। ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई और उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। फोन पूरी तरह चार्ज होने के बाद जू यंग ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे पासवर्ड पता ही नहीं था। अगले दिन वो सिक्योरिटी ऑफिस गई और गार्ड से पूछा कि क्या उसने हाल ही में जूही को देखा है। गार्ड ने बताया कि कुछ समय पहले जूही आई थी ऊपर से आने वाली आवाजों की शिकायत लेकर, लेकिन उसके बाद से उसने उसे नहीं देखा। जब जू यंग ने 504 वाले आदमी के बारे में कहा कि वो हमेशा उन्हें परेशान करता है, तो गार्ड ने समझाया कि 504 वाला जोंग सिम खुद भी इन आवाजों से परेशान है। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। फिर उसने ऐसे ही कैजुअली कहा कि वैसे भी ये 604 नंबर का फ्लैट है, तो पड़ोसी थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। वो आगे कुछ बताने ही वाला था कि पहले यहां क्या हुआ था। तभी एक औरत भागते हुए आई और बोली कि बेसमेंट से बहुत तेज बदबू आ रही है, तुरंत चलकर देखिए। गार्ड तुरंत बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और जैसे ही दरवाजा खुला, एकदम से सड़ी गली बदबू का झोंका बाहर आया। गार्ड ने बताया, करीब 10 साल पहले से लोग यहां कचरा फेंकते आ रहे हैं। धीरे धीरे इतना जमा हो गया कि हालत खराब हो गई। मैंने तो दरवाजा लॉक भी कर दिया था, लेकिन कुछ लोग खिड़की से ही कचरा अंदर फेंक देते हैं, बस अपनी सुविधा के लिए। इसे साफ कराने में करोड़ों रुपए लगेंगे और कोई पैसा देना नहीं चाहता, इसलिए मामला ऐसे ही पड़ा है। कुछ दिनों बाद जू यंग ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वापस घर आ गई ताकि वो अपनी बहन को ढूंढने पर पूरा ध्यान दे सके। उसी दिन उसका जन्मदिन भी था। टेबल पर रखी ढेर सारी किमची को देखकर उसे अपनी बहन की याद आ गई। जूही को पता था कि जू यंग को किमची बहुत पसंद है, इसलिए हर साल उसके बर्थडे पर वो खुद बनाकर देती थी। लेकिन इस बार जूही उसके साथ नहीं थी। तभी जू यंग के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना अपना बर्थडे ही पासवर्ड डालकर देखें। और हैरानी की बात, फोन अनलॉक हो गया। फोन खोलते ही उसे कई सारी रिकॉर्डिंग्स मिली। उसने एक रिकॉर्डिंग यूं ही चला दी, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही उसके कानों में जोरदार धमाके की आवाज गूंज गई। क्योंकि उसने हियरिंग एड पहन रखा था, वो समझ ही नहीं पाई कि ये आवाज ऊपर से आई थी या फोन के अंदर से। बाद में जू यंग फिर से बेडरूम में गई और रिकॉर्डिंग सुनना जारी रखा। इस बार उसे अपनी बहन की आवाज साफ सुनाई दी, शिकायतों से भरी हुई। वो समझ गई कि उस वक्त जूही कितनी टूट चुकी थी, कितनी परेशान थी। लेकिन तभी रिकॉर्डिंग में उसे किसी और की आवाज भी सुनाई दी, जैसे कोई और भी वहां था। पर वो समझ नहीं पाई कि वो क्या बोल रहा था। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो आवाज उसके बिल्कुल पास, उसके कान के पास ही है। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बहन की आवाज सीधे उसके कान में आई हो। वो इतना डर गई कि उसने फोन दूर फेंक दिया। थोड़ी ही देर बाद फिर से डोरबेल बजी। इस बार जू यंग को साफ साफ अपनी बहन की आवाज बाहर से सुनाई दी, वही एक ही लाइन बार बार दोहराती हुई। अब उसे पक्का लग गया कि कुछ तो बहुत गलत है। उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की और पीप होल से बाहर झांक कर देखा। बाहर खड़ी शख्स की आंखें अजीब थीं, काली पुतलियां। वो जू ही नहीं थी। तभी फिर से वही डरावनी घिसटने वाली आवाज आई और उसके साथ एक तेज चुभने वाली आवाज भी मिलने लगी। ये सब इतना भयानक था कि जू यंग वहीं जमीन पर गिर पड़ी और अगले ही पल वो अचानक नींद से उठ गई। अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ अभी हुआ वो सपना था या हकीकत। कुछ देर बाद कीहून जू यंग से मिलने आया। बातों बातों में उसे पता चला कि कीहून असल में जूही का बॉयफ्रेंड था और दोनों पिछले 6 महीनों से चुपचाप रिलेशनशिप में थे। लेकिन कई दिनों से जूही उससे संपर्क में नहीं थी, इसलिए वो मदद मांगने आया था। दोनों साथ में लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस गए। वहां एक अधिकारी ने बताया कि कुछ महीने पहले इसी 604 फ्लैट में रहने वाली एक औरत ने भी आवाजों की शिकायत की थी और कहा था कि उसे भूत दिखाई देते हैं। कुछ दिनों बाद उसके घर से बदबू आने लगी और जब दरवाजा खोला गया तो पता चला कि उसने फांसी लगा ली थी। ये सुनकर जू यंग के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने ही घर में खाना खाते हुए वो ख्याल आने लगा
कि इसी जगह पर कभी एक लाश लटकी थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके बाद की हून जू यंग के साथ घर वापस आया। इस बार दरवाजे पर फिर से एक बड़ा सा नोट चिपका हुआ था, घर के अंदर शोर मत करो। जू यंग को पूरा यकीन था कि ये सब नीचे वाला जोंग सिम ही कर रहा है। थोड़ी देर बाद की हून ने जू ही के लिए मिसिंग पोस्टर्स बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच जू यंग को पुलिस का फोन आया। उन्होंने पूछा कि क्या उसे कोई नया सुराग मिला है। जू यंग ने तुरंत जोंगसिम की धमकियों के बारे में बताया और जोर देकर कहा कि उसकी बहन के गायब होने के पीछे वही है। लेकिन बिना सबूत के पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। पुलिस ने यह भी बताया कि अपार्टमेंट के पास एक सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन उसमें देखा गया कि जू ही बिल्डिंग से बाहर गई ही नहीं। अब जू यंग को यकीन हो गया कि उसकी बहन कहीं बाहर नहीं गई, बल्कि यहीं बिल्डिंग के अंदर छुपाई गई है, और उसे पूरा शक था कि वो जोंग सिम के घर में ही है। उसने पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो जोंग सिम के घर की तलाशी ले, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर पुलिस ऐसा नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर बाद फिर से डोरबेल बजी। इस बार दरवाजे पर खुद जोंग सिम खड़ा था। कीहून आगे बढ़ा और उससे बात करने लगा, जबकि जू यंग छुपकर सब देख रही थी। जैसे ही कीहून ने दरवाजा खोला, जोंग सिम ने देखा कि सामने एक आदमी है। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन फिर भी उसने अंदर झांक कर देखा, जैसे उसे पता हो कि जू यंग घर पर है। फिर उसने बस इतना कहा, कृपया शोर मत करो, और बिना कुछ बोले वापस चला गया। अपने फ्लैट 504 के दरवाजे पर पहुंचकर जोंग सिम ने छुपा कर रखा हुआ एक चाकू निकाला। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाजें उसे पागलपन की हद तक ले गई हैं। उधर जू यंग ने अपनी बहन के मिसिंग पोस्टर्स हर जगह लगाना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी, जो बेसमेंट की खिड़की की तरफ घूर रहा था। जू यंग को अजीब लगा। वो भी झुककर देखने लगी कि आखिर अंदर क्या है। वो छोटा लड़का कुछ ही देर में उठकर चला गया तो जू यंग ने टॉर्च जलाकर अंदर झांककर ठीक से देखने की कोशिश की। तभी अचानक पीछे से 804 में रहने वाली जोंगिन आ गई। उसने जू यंग को साफ साफ चेतावनी दी, यहां मिसिंग के पोस्टर मत लगाओ। इस साल रीडेवलपमेंट का वोट है और सोसाइटी वाले कोई स्कैंडल नहीं चाहते। अगर यहां बदनाम होने लगा तो प्रोजेक्ट रुक जाएगा और घरों की कीमत भी गिर जाएगी। ये सुनकर जू यंग और परेशान हो गई। घर वापस आकर वो अपनी बहन के पोस्टर को खाली नजरों से देखती रही। तभी अचानक दरवाजे का लॉक अपने आप खुलने की आवाज आई और उसके सामने उसकी बहन जू ही खड़ी थी। जू यंग बिना सोचे समझे दौड़कर उसे गले लगाने गई, लेकिन जू ही ने उसे जोर से धक्का दिया और सीधा अपने कमरे में चली गई। जू यंग भी पीछे पीछे भागी, पूछने के लिए कि वो इतने दिनों से कहां थी, लेकिन जैसे ही वो कमरे में गई, कमरा बिल्कुल खाली था, कोई नहीं। वो हैरान खड़ी थी। तभी हॉल से आवाज आई और तब उसे समझ आया ये सब एक और डरावना सपना था। डर के मारे वो पानी पीने किचन में गई, लेकिन तभी उसकी नजर बालकनी की तरफ गई, जहां उसे किसी की परछाई दिखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागना चाहती थी, लेकिन तभी दरवाजे पर जोंग सिम आ गया और बार बार लॉक का पासकोड डालने लगा। जू यंग डर से जड़ हो गई। तभी उसने देखा कि बालकनी वाली परछाई गायब हो चुकी है। हिम्मत जुटाकर उसने किचन से चाकू उठाया और धीरे धीरे बालकनी में गई। वहां कुछ नहीं था। फिर उसने पीप होल से देखा, जोंग सिम भी जा चुका था। अब जाकर उसने चैन की सांस ली। उधर जोंग सिम पूरी तरह पागलपन की हालत में पहुंच चुका था। वो हर फ्लोर पर जाकर आवाज के सोर्स को ढूंढ रहा था। कुछ ही देर में उसका सब्र टूट गया और वो गुस्से में गलियारे में चिल्लाने लगा। तभी उसने देखा एक दरवाजे के ऊपर वाले कोने से कोई उसे घूर रहा है। उसी वक्त मोशन सेंसर वाली लाइट जल गई। वो डर गया और पीछे मुड़कर भागने लगा। भागते भागते वो पीछे देख रहा था और अचानक कांच से टकराकर नीचे गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। अगली सुबह जू यंग ने पुलिस सायरन की आवाज सुनी और नीचे दौड़ी। वहां उसने देखा मरने वाला कोई और नहीं बल्कि जोंग सिम ही था। वही पुलिस ऑफिसर भी वहां था जिससे वो पहले मिली थी। जू यंग ने तुरंत कहा, ये 504 वाला है, प्लीज इसके घर की तलाशी लीजिए, मेरी बहन जरूर वहीं होगी।
लेकिन पुलिस ने बताया कि वो पहले ही घर चेक कर चुके हैं। वहां कुछ भी शक वाली चीज नहीं मिली, ना कोई सबूत, ना किसी के छुपे होने का निशान। उन्होंने कहा कि शायद जू यंग अपनी बहन के गायब होने के तनाव में चीजें गलत समझ रही है और बिना सबूत किसी पर आरोप ना लगाए। तभी सोसाइटी की हेड भी वहां आ गई। उसने सख्त लहजे में कहा, ज्यादा ड्रामा मत करो, सोसाइटी की बदनामी मत करो, वरना पछताओगी। उसने ये भी कहा कि 604 नंबर का फ्लैट ही मनहूस है। जो भी वहां रहता है पागल जैसा हो जाता है, और ऊपर नीचे वाले भी नॉर्मल नहीं रहते। ये सुनकर जू यंग और कंफ्यूज हो गई। सच जानने के लिए वो 804 में जोंग इन के पास गई। तभी उसके पीछे से एक छोटी लड़की भागती हुई निकली। जोंग इन ने बताया, मेरी बेटी है, थोड़ी शरारती है। फिर उसने पुरानी बात बताई। पहले 704 में रहने वाली औरत हमेशा मुझ पर शोर करने का आरोप लगाती थी। बदला लेने के लिए वो कुर्सी पर चढ़कर छत पर फ्राइंग पैन मारती थी, ताकि मुझे भी वही महसूस हो। लेकिन उस शोर से 604 में रहने वाला आदमी पागल हो गया। गुस्से में वो 704 में घुस गया और हथौड़े से उस औरत पर हमला कर दिया। जब उसे होश आया कि उसने क्या कर दिया, तो वो भाग गया। लेकिन वो औरत तुरंत नहीं मरी। मरने से पहले वो दीवारों और फर्श पर जोर जोर से मारती रही, मदद के लिए, और उसके मुंह से दांत पीसने जैसी आवाज निकलती रही। लेकिन पड़ोसियों ने सोचा बस शोर है, और किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब उसकी लाश मिली तो सोसाइटी वालों ने यह बात छुपा दी, ताकि रीडेवलपमेंट पर असर न पड़े। उस दिन के बाद 604 वाला आदमी गायब हो गया, और किसी को नहीं पता वो कहां गया। ये सब सुनकर जू यंग सन्न रह गई। उसने पूछा, अब 704 में कौन रहता है? वहां से रोज अजीब आवाजें आती हैं। जोंग इन ने कहा, वहां कोई नहीं रहता। उस औरत के बाद वो फ्लैट खाली है। ये सुनकर जू यंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वापस आकर उसने देखा, दरवाजे पर फिर एक नोट चिपका हुआ था। अब वो और ज्यादा डर गई। उसे हमेशा लगता था कि ये नोट्स 504 वाला जोंग सिम लगाता है, लेकिन अब तो जोंग सिम मर चुका था। मतलब ये कोई और कर रहा है। इस बार कागज बिल्कुल खाली था, लेकिन जैसे ही उसने उसे फाड़कर हटाया, उसके नीचे दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, नरक में जाओ। अगले दिन जू यंग ने फिर से अपनी बहन के मिसिंग पोस्टर पूरे कॉम्प्लेक्स में लगाना शुरू कर दिया। उसी समय नीचे रीडेवलपमेंट की मीटिंग चल रही थी। सोसाइटी की हेड जोंग सिम की मौत पर सहानुभूति दिखा रही थी, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन तभी जू यंग की नजर जमीन पर पड़ी। उसकी बहन का पोस्टर लोगों के पैरों तले कुचला जा रहा था। ये देखकर उसके अंदर गुस्सा और दर्द एक साथ भड़क उठा, जैसे अंदर कुछ फटने वाला हो। वो कांपते हुए आगे बढ़ी, सीधे जाकर चेयरमैन के हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया और जोर से चिल्लाई, मेरी बहन इस बिल्डिंग में गायब हो गई है। मुझे रीडेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं, मुझे बस अपनी बहन चाहिए। चेयरमैन तुरंत उसे चुप कराने लगा। बस करो। और दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। आखिर में बाकी लोगों ने आकर दोनों को अलग किया, लेकिन जू यंग फिर भी नहीं रुकी। वो चिल्लाती रही, मेरी बहन यहीं कहीं छुपाई गई है। तभी की हून वहां पहुंचा। उसने ये सब देखा और तुरंत जू यंग को वहां से ले गया। उसने बताया, मैंने सीसीटीवी चेक किया, 604 वाला आदमी कभी बिल्डिंग से बाहर गया ही नहीं। मतलब वो अभी भी यहीं कहीं छुपा हो सकता है। ये सुनते ही जू यंग के दिमाग में एक ही जगह आई, बेसमेंट। वहां की बदबू इतनी भयानक थी कि कभी किसी ने ठीक से खोजबीन ही नहीं की। दोनों ने हिम्मत जुटाई और बेसमेंट में उतर गए। अंदर चारों तरफ कचरा ही कचरा, बदबू से सांस लेना मुश्किल। दोनों अलग अलग होकर ढूंढने लगे। की हून कैमकॉर्डर से रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे कोने में एक परछाई दिखी। वो डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने फोन निकाला और दोबारा देखा। जमीन पर पड़ा हुआ आदमी वही 604 वाला था। जब वो पास जाकर देखने लगा कि वो जिंदा है या नहीं, तभी उसके कानों में तेज चुभने वाली आवाज गूंजी, और अगले ही पल उस आदमी का सिर लुढ़कते हुए की हून के पैरों के पास आ गया
उधर जू यंग को कुछ नहीं मिला तो वो की हून को ढूंढने लगी, लेकिन जब वो उसके पास पहुंची तो उसे कुछ अजीब लगा। वो उसे ध्यान से देखने ही वाली थी कि अचानक उसके कानों में भयानक चीख जैसी आवाज गूंजी। उसने देखा कि हून का शरीर झटके खाने लगा। जू यंग डर कर पीछे हट गई और अगले ही पल कि हून उस पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो उसका नाम पुकारती रही, कि हून, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ खून था, जैसे किसी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। जान बचाने के लिए जू यंग ने पास पड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर मार दिया। किसी तरह वो वहां से भाग निकली। वो तेजी से सीढ़ी चढ़ने लगी, लेकिन पीछे से की हून ने उसका पैर पकड़ लिया। सब खत्म होने ही वाला था। तभी अचानक सोसाइटी की हेड वहां आ गई और उसने जू यंग को बचा लिया। जब जू यंग को होश आया, वो प्रॉपर्टी ऑफिस में थी। उसके घाव पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे पता चला उसे बचाने वाली वही सोसाइटी की हेड थी। हेड ने कहा, मैं बेसमेंट के पास से गुजर रही थी, तभी मैंने तुम्हें देखा और मदद की। पुलिस को भी बुला लिया है, वो जांच कर रहे हैं। अब जू यंग का रवैया थोड़ा बदलने लगा था। वो उससे धीरे धीरे बात करने लगी। बातों में उसने बताया कि उसने पूरे कॉम्प्लेक्स में अब तक सिर्फ 2 बच्चों को देखा है, एक हेड का बेटा और दूसरा 804 वाली जोंगिन की बेटी। ये सुनते ही हेड का चेहरा बदल गया, जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ। तभी जू यंग को एहसास हुआ। वो सन्न रह गई, क्योंकि उसे साफ याद था उसने जोंगिन के घर में एक छोटी लड़की को देखा था। फिर वो कौन थी? तभी जू यंग को पुलिस का फोन आया। जब वो बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंची तो उसे पता चला कि हून मर चुका था। ये सुनकर उसकी हालत और खराब हो गई। उसने पुलिस से कहा, मैंने बेसमेंट में एक लोहे का दरवाजा देखा था, मेरी बहन शायद उसके अंदर है। लेकिन पुलिस ने कहा, हमने पूरा बेसमेंट चेक किया है, वहां ऐसा कोई दरवाजा नहीं है। अब पुलिस को लगने लगा कि जू यंग सदमे में अपना मानसिक संतुलन खो रही है। उन्होंने सख्ती से कहा, दोबारा बेसमेंट में मत जाना। लेकिन जू यंग हार मानने वाली नहीं थी। वो अकेले ही फिर से बेसमेंट में चली गई। अंदर उसे अपनी बहन का कैमकॉर्डर मिला। उसने वीडियो चलाया। वीडियो में जू ही 804 के फ्लैट में जाती दिख रही थी। अंदर कई मशीनें लगी थीं जो वाइब्रेशन पैदा कर रही थीं। अब साफ हो गया, ये सारी आवाजें जोंग इन ही बना रही थीं। वीडियो में कुछ और भी डरावना दिखा। जोंग इन अपनी मां की आवाज में किसी से बात कर रही थी, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई और था ही नहीं। ये देखकर जूही समझ गई थी कि जोंग इन कितनी खतरनाक है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोंग इन ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और एक कप उठाकर उसके सिर पर जोर से दे मारा। अब आखिरकार जू यंग को समझ आ गया था कि इस सब के पीछे असली हाथ जोंग इन का ही है। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज के पीछे पीछे गई और आखिर में उसे अपनी बहन एक कोने में छिपी हुई मिल गई। जूही की हालत बहुत खराब थी, वो लगभग मरने वाली थी। जू यंग ने बिना समय गंवाए उसे उठाया और बाहर ले जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट के एग्जिट पर पहुंची, वहां पहले से ही जोंग इन खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और हाथ में हथौड़ा। जू यंग तुरंत समझ गई कि हालात कितने खतरनाक हैं। उसने जल्दी से लोहे का दरवाजा बंद किया और अपनी बहन को दूसरी तरफ ले जाने लगी, लेकिन घूम फिरकर भी कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। आखिर में उसने पहले अपनी बहन को छुपाया और खुद अकेले जोंग इन का सामना करने चली गई। तभी जोंग इन ने खुद ही सच्चाई बताई। 704 वाली औरत को भी मैंने ही मारा था, वो बोली। वो हमेशा मेरी बेटी पर चिल्लाती थी, कहती थी कि वो घर में दौड़ती रहती है और शोर करती है। मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन मैंने अपनी बेटी को नीचे खेलने भेज दिया, लेकिन एक हादसा हो गया। डिलीवरी ट्रक ने उसे कुचल दिया। उसकी आवाज बदल गई। उसकी मौत की जिम्मेदार मैं नहीं, वो औरत थी। अब जोंग इन धीरे धीरे जू यंग की तरफ बढ़ रही थी, उसे मारने के लिए। जू यंग ने मौका देखकर दौड़ लगा दी और एक जगह छुप गई। तभी फिर से वहीं डरावनी घिसटने और चीखने जैसी आवाज गूंजने लगी। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने तुरंत अपना हियरिंग एड निकाल दिया और अचानक
सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल जोंगिन उसके सामने खड़ी थी। इस बार वो बच नहीं पाई। जोंगिन ने पीछे से हथौड़े से वार किया और जू यंग जमीन पर गिर गई। फिर वो उसके ऊपर बैठ गई और हथौड़ा उठाया आखिरी वार करने के लिए। तभी फिर से वही घिसटने वाली आवाज गूंजी। जू यंग ने मौका पकड़ा और किसी तरह वहां से निकल गई। वो भागते हुए दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन जोंगिन पीछे पीछे आ गई और इस बार वो गिड़गिड़ाने लगी, मुझे बचा लो प्लीज। लेकिन तभी जू यंग की नजर 704 वाली औरत की डरावनी आंखों पर पड़ी। वो इतना डर गई कि उसने ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं की और आखिर में उसने जोंगिन को बचाने की बजाय लोहे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जोंगिन उसी तरह दरवाजे पर हाथ मारती रही जैसे कभी 704 वाली औरत ने मारा था, मदद के लिए। लेकिन इस बार भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने उसे भी सिर्फ शोर समझकर नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार जू यंग अपनी बहन को लेकर बेसमेंट से बाहर निकल गई। कुछ दिनों बाद 704 में एक नया पड़ोसी रहने आया। वो गिफ्ट लेकर जू यंग के घर आया मिलने के लिए। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने 2 गिफ्ट दिए और कहा, हम ध्यान रखेंगे, ऊपर से कोई शोर नहीं होगा। और यहीं खत्म होती है 2025 की कोरियन हॉरर फिल्म नॉइज की पूरी कहानी। ये फिल्म थोड़ी बहुत 84 जेगोप मिटियो जैसी लगती है, क्योंकि दोनों में शोर ही सबसे बड़ा डर बनकर सामने आता है। फिल्म सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे लोग असली परेशानी को सिर्फ शोर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हॉरर का माहौल काफी अच्छा है, लेकिन कहानी थोड़ी उलझी हुई लग सकती है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।